जय हिंद प्यारे मित्रों। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को शुभाशीर्वाद देते हुए आज आपकी कक्षा में मैं गद्य अध्याय का स्पर्श भाग 2 के गद्य अध्याय का जो पहला चैप्टर है आपका बड़े भाई साहब, उसको लेकर मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। और इस अध्याय की, इस कहानी की रचना मुंशी प्रेमचंद जी ने की है। और मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्याकाश के वो एक दैदीप्यमान सूर्य की भांति जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी 300 से अधिक कहानियों को लिखकर और 20 उपन्यास को लिखकर इस पूरे भारत देश का प्रतिनिधित्व किया और हिंदी साहित्य के इतिहास के परचम को पूरे विश्व में लहराया है। तो बड़े भाई साहब की कहानी कुछ इस प्रकार है, जिसमें कि कहा जा सकता है कि इसमें दो भाइयों की कहानी है। एक स्वयं लेखक यानी स्वयं मुंशी प्रेमचंद जी हैं और दूसरे उनके बड़े भाई हैं। दोनों भाइयों में 5 साल का अंतर है। बड़े भाई 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं, छोटा भाई अभी 5वीं कक्षा में पढ़ता है। और दोनों में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, दोनों में अगर हम भिन्नता को आपके सम्मुख प्रस्तुत करें, तो दोनों की सोच विचारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुंशी प्रेमचंद जी एक तार्किक किस्म के विद्यार्थी थे, जो कि कक्षा में उन्हें जो कुछ भी पढ़ाया जाता था वो स्वयं वो सीख लेते थे और उनके मनोमस्तिष्क में, उनके मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर में हमेशा हमेशा के लिए वो फीड हो जाया करता था। और इसीलिए वो घर पर पढ़ाई करना नहीं चाहते थे। इसके विपरीत देखा जाए तो लेखक ने उनके बड़े भाई के व्यक्तित्व की विशेषता को बताते समय कहा है कि आप जो है हर विषय के एक एक पन्ने को रटने की कोशिश बहुत ज़्यादा किया करते थे। तो इस पर लेखक ने व्यंग्यात्मक अंदाज में यह कहा है कि जिस प्रकार किसी मकान की नींव को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान की जाती है, वैसे ही बड़े भाई साहब की यह सोच थी कि जब तक हम अपने अक्षर अक्षर को रट न डालें, तब तक वह अध्याय याद नहीं हो सकता और अक्षरशः हम परीक्षा में उसका उत्तर लिख नहीं सकते। जब कहानी आगे बढ़ती है तो उसमें ये दिखाया जाता है कि बड़े भाई साहब अब उपदेश कला में बहुत निपुण थे। इतने निपुण थे कि कहा नहीं जा सकता। अपने बड़े होने का अधिकार वो हर वक्त प्रस्तुत किया करते थे। लेखक कक्षा में पढ़ता था और पढ़ने के बाद उसको याद हो जाता था, लेकिन ये तार्किक क्षमता बड़े भाई साहब में नहीं थी। तो आंग्ल भाषा के विषय में उन्होंने कहा कि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं पढ़ सकता, यानी बड़े बड़े विद्वान भी अंग्रेजी के व्याकरण को आत्मसात नहीं कर सकते। तो तुम किस खेत की मूली हो। आगे की बात हो, आगे अनेक विषयों के बारे में उन्होंने छिद्रान्वेषण करते हुए उसकी आलोचना प्रस्तुत करते हुए यह कहा कि इतिहास में तो दर्जनों विलियम्स हुए हैं, चार्ल्स हुए हैं, और इन लोगों को, इन इतिहासकारों को और इन राजाओं को यदि अपना नाम नहीं याद हो, नहीं उनको नाम लिखने आता था, तो हमसे पूछते, क्योंकि उसमें जिक्र किया गया है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ विलियम, प्रथम द्वितीय चतुर्थ पंचम इत्यादि। तो और उसके बाद अलजबरा और ज्योमेट्री की बातें उन्होंने तो गजब से की हैं। अलजबरा और ज्योमेट्री की बात के लिए उन्होंने कहा कि अ ब स की जगह पर यदि कोई विद्यार्थी स ब अ लिख दे तो अध्यापक उसके अंक को काट लेते हैं। और उसके लिए बड़े भाई साहब ने कहा कि इन मुमतहीनों को कौन समझाए कि अरे दाल भात रोटी खा लो या भात दाल रोटी खा लो, मुख में चबा कर वो सब हमारे पेट में एक साथ जाता है। तो नाम के बदलने से क्या होता है। इसी प्रकार हिंदी के विषय में उन्होंने कहा कि समय की पाबंदी पर लेख लिखो, परीक्षा में आ गया, तो उसके लिए ये अध्यापक चाहते हैं कि जब तक बच्चा
4 पन्ना न रंग डाले तब तक उसको नंबर नहीं मिल सकता। तो इसी प्रकार से उन्होंने हर विषय को रटने की कोशिश की और लेखक रट नहीं पाता था, उसमें रटने की क्षमता नहीं थी, उसमें समझने की क्षमता थी। आज के विद्यार्थियों में भी यह देखा जाता है, कुछ विद्यार्थी बहुत ज़्यादा रटते हैं। यह भी बात सत्य है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं कि सिद्धांतों को हमें रटना जरूर पड़ता है, किंतु उसको अगर उसमें हम समझ की औषधि को उसमें डाल दें तो वो सिद्धांत हमेशा हमेशा के लिए हमारे मनोजगत में वो स्थित हो जाता है। इसी प्रकार से आगे जब कहानी बढ़ती है तो परीक्षा का समय आता है, और उस परीक्षा के समय में पहली बार जब परीक्षा के विषय में जिक्र मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा कि वार्षिक परीक्षा हुई, सालाना इम्तहान हुआ और मैं बहुत ही उत्तम दर्जे में पास हुआ, यानी लेखक प्रथम श्रेणी में पास होता है और बड़े भाई साहब वो पुनः फेल कर जाते हैं। तो बड़े भाई साहब को बड़ा दुख भी होता है, लेकिन उन्होंने अपनी उपदेश कला को जारी रखा और बार बार वो पूछते थे कि तुम कहाँ गए थे, बाहर क्या कर रहे थे। और लेखक हमेशा खेल के मैदान में अपने आप को ले जाता था और वहाँ पर कंकरियाँ उछालना, गेंद खेलना और प्राकृतिक दृश्य को देखना, हरियाली को देखना, और उस पर वह बहुत ही अचंभित होकर, वह बड़ा ही प्रसन्न चित्त होकर वो खेला करता था। फिर आगे की परीक्षा जब समीप आती है तो बड़े भाई साहब ने उनको डांटते और फटकारते हुए यह कहा कि अरे जब तुम मेरी कक्षा में आओगे तब तुम्हें कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे ये तुम्हें पता नहीं है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें पता नहीं। ये ज़रूर तुम 8वीं दर्जे में आ गए हो, लेकिन 8वें दर्जे में अनेक लोगों को मैंने देखा है जो कि नायब तहसीलदार तक बने हैं, और उसमें लेखक को यह एहसास होता है कि बड़े भाई साहब इतने कड़वे शब्द मुझे कटाक्ष करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है उसके मन पर इतनी ठेस लगती है लेखक के मन पर कि मेरे पास होने पर बड़े भाई साहब इतना मुझे डांटते फटकारते हैं, तो जब मैं फेल हो जाऊंगा तब ये क्या करेंगे। तो कभी उसकी इच्छा होती थी कि ये छात्रावास को छोड़कर वो अपने घर वापस चला जाए। फिर उसके पश्चात फिर सालाना इम्तहान हुआ, लेखक पुनः पास होता है और भाई साहब पुनः फेल हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में लेखक के अंदर वो आत्माभिमान जागृत हो जाता है और बड़े भाई साहब ने नसीहत देते हुए यह कहा। पहले तो 2-3 दिन तक, कई दिनों तक उन्होंने चुप्पी साध ली और लेखक खूब गुलछर्रे उड़ाता रहा खेल के मैदान में, और कभी वो उन्होंने पूछना भी बंद कर दिया। अंत में लेखक ने क्या किया कि बड़े भाई साहब को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने एक समय सारिणी बना ली। उस समय सारिणी में 8 घंटे तक पढ़ाई की बात, उसमें घंटे को उसने डिवाइड कर दिया और उसमें खेल का घंटा कोई भी नहीं था। तो इस तरीके से 2-3 दिन तक उस समय सारिणी को वो मतलब उसका अनुसरण करता रहा और उसके बाद वो समय सारिणी पुनः उसके दिमाग से निकल जाती है और फिर वो खेल के मैदान में पहुंच जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि बड़े भाई साहब ने नसीहत देते हुए बड़े मार्के की बात कही, जो कि सभी को समझना चाहिए, आज के विद्यार्थियों को भली प्रकार आत्मसात करना चाहिए कि माता पिता बड़े ही मेहनत से पैसा कमाते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। यही उदाहरण लेखक ने दिया और कहा कि अगर तुमसे पढ़ाई नहीं हो जा रही है तो तुम अपने गाँव चले जाओ। लेखक ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके पश्चात क्या होता है कि अपने मास्टर साहब का वह उदाहरण देता है बड़े भाई साहब कि देखिए मास्टर साहब बहुत ही शिक्षित थे, लेकिन उनकी माताजी अशिक्षित होते हुए भी उनके पैसे को, उनके वेतन को संभाल कर रखती थी और कुछ पैसों को वो बचा कर रख लेती थी। और इन सभी बातों को लेकर लेखक के सामने वह तमाम उपदेशात्मक बातों को सिद्ध करता है। आगे चलकर यह होता है, एक दिन ऐसा हुआ कि लेखक जो है एक नया शौक़ पैदा उसके मन में हो जाता है, पतंगबाजी का शौक़।
और पतंगबाजी के शौक़ के साथ ही वो क्या करता है, खेल के मैदान में पतंग उड़ाता है। और जब पतंग कटती है तो वो ऐसे देखता है जैसे आकाशगामी पथिक यह नीचे की ओर आता है, जैसे लगता है कि निराश हताश अवस्था में कोई आत्मा नीचे आ रही है। वो पतंग को प्रतीकात्मक भाषा में वहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो जैसे ही पतंग नीचे आती है, बड़े भाई साहब उस खेल के मैदान में पहुँचते हैं और उसकी डोर को लेकर वो खींचते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं। कहानी का अंत यहीं पर होता है। उस समय लेखक के मन में बड़े भाई साहब के प्रति बड़ी श्रद्धा की भावना उत्पन्न होती है कि बड़े भाई साहब ने माता पिता के मेहनत के बारे में बताया, जो कि हम सभी को समझना चाहिए। और उन्होंने यह भी बात कही कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे जितनी भी कक्षा तुम पास कर लो, परीक्षा पास करने से क्या होता है, ज्ञान, असली ज्ञान तो हमें अनुभव से आता है। यह कहते हुए बड़े भाई साहब की बात को सुनकर लेखक की आंखों में वो श्रद्धा के आंसू उमड़ पड़ते हैं। उस समय वो अपने बड़े भाई साहब के सम्मुख नतमस्तक हो जाता है और यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्नोत्तर के लिए हम अगली वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।